जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी। और सभी बच्चे एक बार कमेंट करें, बताएं सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। सभी बच्चे फटाफट बताएं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश, कैसे कैसे ब्रिटिश। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज कहाँ पर आए थे, कैसे कैसे आए थे, वास्को डी गामा का पूरा रूट आपको समझाया था। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बताया था, नीनो द कूना के बारे में बताया था, और अल्मीडा के बारे में, सबके बारे में बताया था। वास्को डी गामा का एक स्लोगन था, एक नारा था कि हम ईसाई यहाँ पर क्या करने आए हैं, सिर्फ मसाला लेने आए। वे क्रिश्चियन केम टू इंडिया फॉर स्पाइसेस। हम ईसाई यहाँ पर केवल केवल किस लिए आए, तो मसाले के लिए आए। ठीक, तो हाँ, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हाँ, रागनी जी, आसीन जी, जय हिंद सभी को, रिया जी सभी को। चलिए शुरू करते हैं। तो पुर्तगाली हो चुके थे, डच हो चुके थे, डैनिश भी हमने बता दिया था। फ्रेंच पे हम लोग चल रहे थे कि फ्रांसीसी कब आए थे, पहली फैक्ट्री कहां पर डाली थी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कब कहां पर बनाया था। अब देखो, पूरे संसार की अगर हम चर्चा एक बार कर लेते हैं कि पूरे संसार में, फ्रेंच हम लोग पढ़ चुके थे, और फ्रांसीसी कंपनी का एक नाम था कंपनी द इंडिसे ओरिएंटल। द कंपनी द इंडिसे ओरिएंटल इसका नाम था। ये मैंने आपको कल यहीं से हम लोग चल रहे थे, यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते। कंपनी द इंडिसे ओरिएंटल इसका नाम था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और नाम था, जिसे कहते हैं कंपनी द इंडिसे ओरिएंटल, इसका एक और नाम था। ठीक, अब आते पूरे संसार की बात हम लोग चर्चा करते हैं कि कहीं भी पूरे संसार में जहां भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी होते, कहीं भी टकराते, तो इंडिया में भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते। मतलब ऐसे कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जहां पर भी फ्रेंच होते, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश चलता, तो इंडिया में भी सेम कंडीशन होती। इंडिया में भी सेम कंडीशन आ जाती। इंडिया में भी फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश हो जाते हैं, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश हो जाते हैं। ठीक, भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाएंगे। मतलब पूरे संसार में भी फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश हो जाएंगे। ठीक, तो भारत में भी फ्रांसीसी वर्सेस कौन हो जाएंगे, ब्रिटिश हो जाएंगे। मतलब पूरे जगह, सब जगह जहां भी फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश होंगे, इंडिया में भी सेम कंडीशन हो जाएगी, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, दोनों आपस में लड़ेंगे। हर जगह, पूरे संसार की बात कर रहा हूं, सभी जगह एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और यही भारत में जो होते हैं, इसे कहा जाता है कौन सा वॉर, तो कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध। भारत में कौन से युद्ध के नाम पे जाना जाता है, कर्नाटक वॉर। ठीक, क्लियर। तो भारत में भी कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा युद्ध कहां कहां पर हुआ, क्या क्या बातें हुई। ठीक, चलिए अब देखो, कर्नाटक वॉर की बात कर लेते। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ध्यान से देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुआ। फर्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक का युद्ध टोटल कितने होते हैं, 3। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर, यहां पर देख लीजिए, कर्नाटक के लिए के शब्द यूज नहीं करना, क्योंकि युद्ध कर्नाटक शब्द होता था। इसमें कई सारे क्षेत्र आते थे, कर्नाटक का क्षेत्र प्रॉपर नहीं था। इसका पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, यानी क्या, तो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ऑस्ट्रिया के जितने भी उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के पहला युद्ध होता, पहले युद्ध का कारण माना जाता। कब युद्ध हुआ भाई, तो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में होता है। वर्तमान कारण क्या था इसका, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट कॉज क्या था, यानी तत्कालिक कारण क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था। यहां पर प्रेजेंट की जगह यहां पर इमीडिएट कर सकते हो, आप करंट कह सकते हो। करंट कॉज क्या था, इस तरह से यूज कर सकते हो। तो एक अंग्रेज अधिकारी था, ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका नाम क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट कौन था, तो कैप्टन बर्नेट कौन था, कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट ने क्या किया था, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तत्कालिक कारण। कैप्टन बर्नेट द्वारा लो, यहां पर अलग से कर दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं। कैप्टन बर्नेट द्वारा
कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का पर कब्जा कर लेना। फ्रेंच शिप कैप्चर्ड बाई कैप्टन बर्नेट। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट था, उसके द्वारा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 वॉर है, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। हाँ चलिए ये वाला बैटल देख लीजिए, इसके बाद लिख के पढ़ा देंगे। और बताओ, चलिए तो कैप्टन बर्नेट के द्वारा कुछ अंग्रेजी जहाजों को, हाँ बिल्कुल लिखना है बेटा, कब्जा कर लिया गया। और फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले ने क्या किया था, लॉ बोर्डेन जो मॉरिशस का गवर्नर था उससे मदद मांगा, और मदद मांग करके मद्रास तक का कब्जा कर लिया। कहां तक कब्जा कर लिया, मद्रास तक कब्जा कर लिया, और मद्रास का कब्जा कर लिया। और इसी अभियान के दौरान एक बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ आड्यार। क्या कहते हैं, बैटल ऑफ आड्यार। ठीक, कौन सा आड्यार होगा, तो बैटल ऑफ आड्यार। कौन सा बैटल होगा, तो बैटल ऑफ आड्यार। बैटल ऑफ अड्यार। कौन सा, अड्यार का युद्ध। अड्यार का युद्ध होगा। और यह बैटल कब होता है प्यारे बच्चों, तो अड्यार का युद्ध। यह बैटल किसके किसके बीच में होता है, मुद्दा इस बात का है कि बैटल किसके किसके बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। 17, हाँ ये बैटल किसके किसके बीच में होता है, तो फ्रेंच आर्मी वर्सेस अनवरुद्दीन। फ्रेंच आर्मी वर्सेस अनवरुद्दीन। फ्रांसीसी सेना वर्सेस अनवरुद्दीन, ठीक है। और इसमें विजेता कौन होगा भाई, विजेता कौन होगी, तो फ्रेंच आर्मी। कौन सी विजेता होगी, तो विनर कौन हो जाएंगे, तो फ्रांसीसी। अब यहां तक का मामला हो गया किसके किसके बीच में, तो फ्रांसीसी वर्सेस अनवरुद्दीन, ठीक। चलिए अब ये बैटल जो होगा किससे समझ होगा, तो एक्सला सोपेल की संधि होती है, और ये बैटल फाइनली क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। पूरा मद्रास तक फ्रांसीसियों का क्या हो गया, कब्जा हो गया पूरा क्षेत्र में। मतलब पहले युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से पावरफुल थे। मतलब पहले युद्ध में, कर्नाटक के युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, और इसमें तत्कालिक कारण जो माना जाता है, एक अंग्रेज अधिकारी था लॉ बोर्डेन, अंग्रेज बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। तो फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर लॉ बोर्डेन से मदद मांगी और मद्रास पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मतलब इस समय जो मेन पर्सन था वो कौन था, डुप्ले। कौन था, डुप्ले। सबसे पावरफुल अगर फ्रांसीसी गवर्नर कोई था तो ही वाज डुप्ले। डुप्ले ने कब्जा कर लिया, और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी कौन से ट्रीटी के बाद, तो एक्सला सोपेल की संधि कहते हैं, वो भारत में नहीं होती है। इसका अंत, एंड ऑफ द बैटल, एंड ऑफ द बैटल बाय एक्सला चौपेल कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं सोपेल। द बैटल बाय ट्रीटी ऑफ एक्सला सोपेल। एक्सला सोपेल की संधि के तहत युद्धकांत। और ये संधि कब होगा, तो ध्यान रखिएगा 1748 में, 1748 में। इसको आप रिवीजन में नहीं रखोगे पर ध्यान रखोगे। हाँ, अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब थे, अनवरुद्दीन, ठीक है। अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब थे, ठीक है बेटा।
अनवरुद्दीन वाज नवाब ऑफ कर्नाटका, नवाब ऑफ कर्नाटका। ये बड़ा टिपिकल होता है बैटल ऑफ कर्नाटका, तो इसे आप अपने रिवीजन में नहीं रखे हुए। अब जब सारा पढ़ा दे रहे, कर्नाटक का सारा बैटल पढ़ा दे रहे, सब कुछ पढ़ा दे रहे, इसके बाद भी कुछ बचेगा? ठीक, इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो सेकंड कर्नाटक वॉर का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। अरे द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा ना, उसी का समापन हो गया। ठीक है, एंड ऑफ द बैटल ऑफ कर्नाटका। अब आ जाते हैं अगला कर्नाटक का युद्ध। कौन सा कर्नाटक का युद्ध? तो ध्यान रखिएगा, थर्ड कर्नाटक वॉर। कौन सा? सॉरी, कर्नाटक का सेकंड वॉर। सेकंड कर्नाटक युद्ध। फिर से बता रहा हूं, कर्नाटक के लिए वो वाला केन यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये सी यूज करना है। सेकंड कर्नाटक वॉर। अब सेकंड कर्नाटक वॉर कब से कब लड़ेंगे ये लोग? तो सेकंड कर्नाटक वॉर 49 से लेकर के कितना 54 तक लड़ेंगे, 1749 से 1754 तक। ठीक, इसका कारण क्या होगा? तो ये भारतीय कारण था माना जाता है। सक्सेशन हो मतलब उत्तराधिकार दो जगह का। कहां कहां का? तो हैदराबाद एंड कर्नाटका। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को युद्ध को लेकर के। ठीक, हैदराबाद और कर्नाटका के युद्ध को लेकर के बात, उत्तराधिकार को लेकर। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का मेन कारण था कि कौन उत्तराधिकार बनेगा। अब उत्तराधिकार के लिए कौन कौन से लोग थे? तो उत्तराधिकार के लिए दो लोग थे। उत्तराधिकार के लिए दो लोग थे। ठीक, एक हो जाएगा कौन? नासिर जंग, दूसरा हो जाएगा अनवरुद्दीन। हैदराबाद के दो उत्तराधिकारी, एक तो नासिर जंग, एक हो जाएगा कौन सा? नासिर जंग। हैदराबाद में नासिर जंग। दूसरा हो जाएगा कौन? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ये हैदराबाद में, सॉरी, नासिर जंग, और इधर हो जाएगा कर्नाटक में कौन? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। यहां पर हो जाएगा कौन? मुजफ्फर जंग। और इधर हो जाएगा कौन? चंदा साहिब। इधर हो जाएगा कौन? चंदा साहिब। ठीक, चंदा साहिब। अब देखो, नासिर जंग, अनवरुद्दीन, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, मतलब करना, यहां पर हैदराबाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो दो लोग उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ रहे थे। हैदराबाद में नासिर जंग कहता है मैं साथ नवाब बनूंगा, और मुजफ्फर जंग कहता है मैं नवाब बनूंगा। वहीं कर्नाटक में अनवरुद्दीन कहता है मैं नवाब बनूंगा, और चंदा साहिब कहते हैं मैं नवाब बनूंगा। ठीक, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, मतलब हैदराबाद में दो लोग आपस में लड़ रहे थे। ध्यान से समझना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सिंपल करके इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये लोग ऐसे थे कि हैदराबाद में अगला राजा कौन, अगला नवाब कौन बनेगा, इस बात को लेकर के सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में चूंकि यूरोपियन कंपनियां पार्टिसिपेट करते हैं, यूरोपीय कंपनी में दो कंपनियां होती है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा हो जाएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब ये भारतीय इशू था, भारतीय मुद्दा था, फिर भी ये दोनों कंपनियां लड़ रही थी। अब देखो, हैदराबाद में दो लोग थे, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश लोग। नासिर जंग का कौन सपोर्ट कर रहे थे? तो ब्रिटिश सपोर्ट थे, यानी कौन? ब्रिटिश सपोर्टर, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहे थे? तो फ्रेंच सपोर्टर था, मतलब फ्रांसीसी इसका सपोर्ट कर रहे थे। वहीं पर कर्नाटक में अनवरुद्दीन का सपोर्ट कर रहे थे कौन? तो ब्रिटिश। और चंदा साहिब का सपोर्ट कर रहे थे कौन? फ्रेंच।
ठीक, ये दोनों लोग आपस में सपोर्ट करते हैं। बार बार सवाल होता है आपके सीडीएस में, अक्सर ये सवाल रहता है कि हैदराबाद में किन दो लोगों के बीच में गद्दी का बैटल चल रहा था? तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है या इसको और इलेबोरेट करते हैं हम आपको? चलो और इलेबोरेट कर देते हैं। लो भाई, हैदराबाद में किसके किसके बीच गद्दी के लिए? हैदराबाद के लिए दो हो जाते हैं, कौन? नासिर जंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार बताओ, नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और कौन हो जाएगा? नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। और हैदराबाद के बाद आ जाता है दूसरा आपका कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा आ जाता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में दो हो जाते हैं, एक तो हो जाएगा अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। क्लियर है ना सभी का? चलिए, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक की बातें हो गई। अब देखो, एक बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ अंबेर। अंबर का बैटल कहते हैं, बैटल ऑफ अंबोर कहते हैं। ठीक, इसी क्रम में एक बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ अंबोर। और किसके किसके बीच में होगा? तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच। विजेता हो जाते हैं कौन? चंदा साहिब। और ये कहानी खत्म। पहला हो जाता बैटल ऑफ अंबोर। जैसे अंबर का बैटल कहते हैं, युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होगा? 1749 में, 1749 में। चंदा साहिब और अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। फाइनल विक्ट्री किसकी हो जाएगी? चंदा साहिब। ठीक, और ये कौन बन जाएंगे? तो ये बन जाएंगे नवाब ऑफ कर्नाटका। बिकेम नवाब ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटक के नवाब बन गए। और ये कहानी यहीं पर क्या हो गई? खत्म। इनकी कहानी यहीं पर क्या होगी? खत्म। अब आते हैं, बन गया नवाब, कर्नाटक के नवाब बन गए। अब बात कर लेते हैं यहां पर कौन हो जाता है? नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है, अपने आप मृत्यु हो गई। और यह भी कहानी क्या हो गया? खत्म। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं अलग से ही, यहीं पर बता देते हैं। डेथ ऑफ नासिर जंग इन 1750। 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो गई। और मुजफ्फर जंग became the नवाब ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का नवाब बन गया। ठीक, अपने आप मर गया, कहानी इसकी खत्म। चलिए, अच्छी बात है केजीएस जी, आपके भैया नोट्स देखे, तारीफ किए, धन्यवाद, उनको बोल देना। ठीक, अच्छा लगा। अब यहां पर एक बात हमें बताओ, इन दोनों में जो विजेता हो जाते हैं, दोनों में विजेता होते हैं। 1754 में जो डुप्ले था, डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गुडेहू को भेज दिया गया। यहां तक की बात है आपकी। दोनों में बताओ फाइनल विजेता अभी कौन चल रहा है? दोनों में अभी फाइनल पूरी तरह से विजेता कौन हुए? मतलब कौन कौन विजेता हुआ? अंग्रेज हुए या फ्रांसीसी? देखो, ये किसके सपोर्टर हैं? तो फ्रेंच सपोर्ट, फ्रांसीसी ने सपोर्ट करे। इन्हें कौन सपोर्ट कर रहे हैं? तो फ्रांसीसी। और दोनों में चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए, मुजफ्फर जंग कहां के बन गए? हैदराबाद के। कुल मिलाकर के अब पावरफुल कौन हुआ? कौन? हाँ, नेचुरल डेथ कर दो, उसको कहानी खत्म कर दो। फ्रांसीसी। बहुत बढ़िया गोलू, आंसर आ गया कि फ्रांसीसी।
ठीक। फ्रांसीसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीप वेरी गुड। अमित रंजन फ्रेंच गुरुजी। सूर्या आंसर आ गया फ्रेंच, मतलब पूरे बच्चे क्लास में हो, वेरी गुड बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब देख करके। कोमल, प्रदीप, सूर्या, नीरज वेरी गुड, अतुल, अफ्ताब, गोविंद, श्वेता, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिलाकर के फ्रांसीसी पावरफुल है। अब फ्रांसीसियों की एक सबसे बड़ी मिस्टेक देखो, इस समय फ्रांसीसी जब पावरफुल थे और फ्रांसीसियों का जो कमांडर था डुप्ले, डुप्ले जो था सबसे पावरफुल था, और 1754 में डुप्ले को वापस बुला देते हैं। कहते हैं जब आप एक्सट्रीम पॉइंट पे चल रहे हो ना, तो कभी भी वहां पर कोई मिस्टेक नहीं करो, अगर मिस्टेक किए तो आपकी बर्बादी का कगार वहीं पर शुरू हो जाता है। अगर आपने जब आपका एक्सट्रीम पॉइंट चल रहा हो तो वहां पर मिस्टेक कम से कम करने का प्रयास करो, अगर मिस्टेक ज्यादा हुई तो आपका पतन वहीं शुरू हो जाता है। वही हाल फ्रांसीसियों के साथ हुआ। फ्रांसीसी पावरफुल हो रहे थे और डुप्ले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था इंडिया में, तो डुप्ले को ये लोग क्या करते हैं, वापस बना लेते हैं और गोडेहू को भेज देते हैं। 1754 में डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया, फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भेज दिया गया, उसकी जगह गोडेहू को भेज दिया गया। उसकी जगह गोडेहू को भेज दिया गया। और जब गोडेहू गवर्नर बन के आता है, पहुंचते ही सबसे पहले समझौता कर लिया, कहा भाई सब कहानी छोड़ो, चलो आओ मिलकर समझौता कर लेते हैं। और यह समझौता कहां पर हुआ, तो पौंडीचेरी। चूंकि पुडुचेरी हम नहीं लिख सकते इसलिए, क्योंकि उस समय जो नाम था संधि का नाम बदला नहीं जाता है, इसलिए से कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। आते ही समझौता कर लेता है और हो जाता है क्या, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। यानी क्या, तो पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि। और यह संधि कब होगी प्यारे बच्चों, तो पौंडीचेरी की संधि कब होती है, तो ध्यान से देखिएगा, पौंडीचेरी की संधि कब होगा, तो 1754 ट्रीटी ऑफ, इससे क्या हो जाता है, एंड ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है। ठीक, सेकंड कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलो भाई सब कुछ ठीक चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया कौन सी संधि से, पौंडीचेरी। अब यहां पर जिसके जो साम्राज्य थे वापस मिल गए, अंग्रेजों को जो चाहिए था उनका साम्राज्य उन्हें वापस मिल गया, फ्रांसीसियों को जो मिल गया वही मिल गया। कुछ नहीं, जिसका जो साम्राज्य था वापस। ट्रीटी में मतलब हो गया जो समझौता होता है संधि के तहत, जिसका जो जो साम्राज्य वापस। दोनों संधि में यही होता है कि तुम्हारा जो था तुम ले लो, हमारा जो था हम ले ले, कोई किसी का क्षेत्र कब्जा नहीं करता है, दोनों का अपना अपना क्षेत्र वापस हो जाता है। तो इसमें कोई संधि में नहीं कि कोई युद्ध का हर्जाना देगा, कोई कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों में फ्रांसीसी हावी थे और दोनों में फ्रांसीसियों ने उनका पूरा क्षेत्र वापस कर दिया। यही इनकी मिस्टेक होती है कि सब जीतने के बाद भी वापस कर देते हैं। सर क्वेश्चन कैसे आते, सीधे क्वेश्चन आएगा, सेकंड कर्नाटक युद्ध कौन से संधि से हुआ, समाप्त हुआ। सेकंड कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ, सेकंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ। हाँ, पौंडीचेरी में वही समझौता हुआ कि भाई अब अपना क्षेत्र ले लीजिए, हम अपना क्षेत्र ले, दोनों एक दूसरे का क्षेत्र वापस ले लेते हैं। ठीक चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं आखिरी कर्नाटक युद्ध, जिसे कहते हैं थर्ड कर्नाटक वार। यह सबसे खतरनाक था। तृतीय कर्नाटक युद्ध।
अब तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से शुरू होगा? थर्ड कर्नाटक वॉर इंडिया का मुद्दा नहीं था, बल्कि ये यूएस का मुद्दा था, ऐसे मतलब यूरोप का मुद्दा था। 7 सालों का युद्ध चल रहा था, वही युद्ध भारत में था। इसका कारण क्या था तो ध्यान रखिएगा। हालांकि भारत में शुरू होगा 54 से, 54 की जगह कहां पर तो 56 से, ठीक, सॉरी 56 से यूरोप में और 56-73, ठीक है। 1758 से चलेगा, प्लासी का युद्ध खत्म होगा, और 1763 तक, कितने सालों तक? 5 सालों तक। यूरोप में कब चलेगा? इसका कारण क्या होगा? सेवन ईयर वॉर इन यूरोप, यूरोप 7 वर्षीय युद्ध, यूरोप में। अब यूरोप में 7 सालों का युद्ध कब से कब चला तो अभी देख लीजिए। 1756 से लेकर 1763 तक, ये 7 सालों तक का युद्ध चला। यूरोप में जब 7 सालों का युद्ध चल रहा था तो यूरोप में सभी देश एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे थे, ठीक, एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे थे। उसी को कहा गया 7 ईयर वॉर, उसी को कहा गया क्या? 7 ईयर वॉर, मतलब 7 सालों का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक। अब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। भारत में फ्रांसीसियों का एक कमांडर था जिसे कहा गया काउंट डी लाली, उसे भेजा गया पूरी पावर के साथ काउंट डी लाली को कि आप जाइए और जितना भी पावर है वो इंडिया में लगाइए और किसी भी हाल में इंडिया को कैप्चर करिए। मतलब फ्रेंच जो बन करके आता है उसे कहते हैं काउंट डी लाली। फ्रेंच गवर्नर जो बन के आता है, फ्रेंच गवर्नर कौन हो जाता है? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली कौन हो जाता है? काउंट डी लाली पूरी पावर के साथ भेजता है। काउंट डी लाली को पूरी पावर से भेजा जाता है, काउंट डी लाली। अब इसको ट्रांसलेट नहीं करना, काउंट का मतलब होगा गिनती, गिनती दलाली, ऐसा नहीं। हाँ सर, उनके सपोर्टर, हाँ बिल्कुल, उनके सपोर्टर भी इंडिया में भिड़ रहे थे। मतलब जहां फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे उनके सपोर्टर भी। तो यूरोप में जैसे लड़ते, जैसे मान लीजिए आज कल को मैच जब होता है, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो भारत पाकिस्तान में तो देखते देखते दूसरे देशों में भी हम लोगों के जो भारतीय लोग हैं, कनाडा वगैरह में भी देखते हैं लोग, ठीक, और वहां भी भारत पाकिस्तानी आपस में टकराने वाली बात आ जाती है, ठीक। तो ठीक उसी तरह से कह लीजिए। तो 7 सालों का यूरोप में युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध का रीजन था भारत में आपस में लड़ रहे थे, ठीक। और इसी युद्ध के क्रम में एक वॉर होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ वांडी वॉस। बैटल ऑफ वांडी वॉस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड युद्ध माना जाता है कर्नाटक का, जिसको इजी करके हम आपको समझा रहे हैं। बैटल ऑफ वांडी वॉस यानी कौन सा युद्ध? वांडी वॉस का युद्ध। वांडी वॉस का युद्ध, यह युद्ध कब हुआ तो 1760 में, ठीक। किससे? तो एक ब्रिटिश था जिसका नाम था आयरकूट। क्या नाम होगा? आयरकूट। आयरकूट जो अंग्रेज था, ऐसे कह लीजिए आयरकूट जो था ब्रिटिश था, आयरकूट जिसे कहते हैं वो पूरा अंग्रेज था। आयरकूट जो क्या माना जाता है? ब्रिटिश। और वर्सेस काउंट डी लाली, ये कौन था? तो फ्रेंच। और इसमें विजेता कौन होगा भाई? विक्ट्री आयरकूट। आयरकूट। इस युद्ध में हारने के बाद फ्रांसीसियों की पूरी कहानी क्या हो जाती है? खत्म। पूरी कहानी क्या हो जाती है? खत्म। अब फ्रांसीसी खत्म हो चुके हैं, लगभग इनका वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक। फिर से समझ लीजिए, इनका कहानी धीरे धीरे करके फ्रेंच गवर्नर के रूप में काउंट डी लाली आता पूरी पावर के साथ, ठीक। और पावर के साथ आता और एक वांडी वॉस का युद्ध हुआ इसी क्रम में 1760 में। फिर फ्रांसीसी भारत में तो थे लेकिन ज्यादा काम के नहीं होते हैं, और ये वॉर फाइनल अंत हो जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत। पेरिस की संधि के तहत युद्ध खत्म हो जाता है।
एक संधि होता है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, और ये संधि बाद में होता है। फिर इसमें समझौता हुआ और लागू कहां होगा? भारत में 1763 में। इससे क्या होता है? एंड ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। हाँ सर, ब्रिटिश सर जी, टीपू सुल्तान आ जाएगा, परेशान ना हो। टीपू आएगा, हैदर अली आएगा, सब आएंगे, टेंशन ना लीजिए। फिलहाल तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, टीपू उपू सब पढ़ लेंगे, टीपू हैदर अली सबके बारे में जानेंगे। तो ये था किसकी कहानी? फ्रांसीसियों की कहानी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके? अंग्रेजों की कहानी। ठीक, किसकी कहानी? अंग्रेजों की कहानी। ये थे फ्रांसीसी जो आपके बीच बीच में आते हैं। इस संधि में यह हुआ कि जहां भी यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज प्रभावशाली हैं वहां पर अंग्रेज रूल करेंगे, और बाकी जितने भी यूरोप की कंपनी होंगी वो खाली व्यापार करेंगी। और फिर यह तय हुआ कि कहीं भी पूरे संसार में जहां फ्रांसीसी पावरफुल है वहां पर फ्रांसीसी रूल करेंगे और अंग्रेज वहां पर व्यापार करेंगे। तो ये लोग भारत में अंग्रेज केवल व्यापार करते थे और कुछ नहीं। ठीक, और मतलब फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार करने लगते। इसके बाद आते हैं ब्रिटिश, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हीं के बारे में पढ़ना। ब्रिटिश पूरा पोस्टमार्टम करते हैं अंग्रेजों का। देखो, अंग्रेजों में अगर हम बात कर लें तो पहला अंग्रेज जो भारत आता है, पहला अंग्रेज व्यापारिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि ऐसे आता है। पहला अंग्रेज जो भारत है, नोट करके लिखना, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ब्रिटिश केम टू इंडिया, पहला अंग्रेज जो भारत आया। पहला अंग्रेज भारत आया, वो कौन सा होगा? रॉल्फ फिच उसका नाम होगा, रॉल्फ फिच होगा। ध्यान से सुनना, सभी में अंतर है, ध्यान रखना। पहला अंग्रेज जो भारत आए उसका नाम क्या होगा? रॉल्फ फिच। दूसरा बात कर लेते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, पहला अंग्रेज जो व्यापार के लिए भारत आया। पहला अंग्रेज जो व्यापार के लिए भारत आया। He was John Milton Hall। कौन हो जाएगा? जॉन मिल्टन हॉल। ठीक, और बात कर लेते हैं। पहला अंग्रेज जो व्यापार के लिए भारत आया वो हो जाएगा जॉन मिल्टन हॉल। तो इसको नोट करके लिख लेना है। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई रिलेशन नहीं था, इनका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई रिश्ता नहीं था। फिर से सुन लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई रिश्ता नहीं था इनका। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण की बात कर लेते हैं। भारत को जो पहला व्यापारिक अधिकार मिला था वो एक कंपनी थी, उसका नाम था लीवेंट कंपनी। फर्स्ट ट्रेड राइट इंडिया के लिए जो मिलता है, यहां पर स्टार्ट करते हैं इन 1593 1593 में फर्स्ट राइट फॉर
ट्रेड विथ इंडिया। पहला अधिकार भारत के साथ व्यापार हेतु, भारत के साथ व्यापार के लिए किसे मिलता है? तो एक कंपनी मिलती है जिसे दिया मिलता है कौन सी? तो लीवेंट कंपनी। कौन सी कंपनी हो जाती है? लीवेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? तो एक कंपनी थी जिसका नाम था लीवेंट कंपनी। लेकिन ये व्यापार शुरू ही नहीं हो पाया। ये व्यापार क्या हो गया? स्टार्ट ही नहीं हो पाया। एक कंपनी थी लीवेंट कंपनी जिसे व्यापारिक अधिकार मिलता है। ठीक, लेकिन ये शुरू ही नहीं हो पाया। ये शुरू ही नहीं हो पाया, स्टार्ट ही नहीं हो पाया। उसके पहले ही कहानी इसके क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक, पहला कंपनी, ध्यान से सुनिएगा। ये अंग्रेज देते थे, अंग्रेज के राजा महाराजा उनसे मिलता था, जेम्स एलिजाबेथ प्रथम से मिलता था और सभी से मिलता था। वही ब्रिटिश सम्राट देते थे, व्यापार करना नहीं करना है। ठीक, और वहां की रानी देती थी। तो पहला व्यापारिक अधिकार मिलता है, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाता। ठीक, अब समय बीतता जाता है। 1599 में एक कंपनी बनती है, मार्चेंट एडवेंचर कंपनी नाम की एक स्थापना होती है। 1599 में कंपनी बनती है मार्चेंट एडवेंचर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्चेंट एडवेंचर कंपनी, ये ज्वाइंट कंपनी होती है, ध्यान रखिएगा। मार्चेंट एडवेंचर कंपनी एक ज्वाइंट कंपनी थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्चेंट एडवेंचर कंपनी। ये छोटी छोटी कंपनियां बनेंगी। जब कंपनी की स्थापना, मार्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना कब? 1599 में। लेकिन ये भी कोई ज्यादा काम नहीं कर पाए। यही कंपनी समय बदलता रहा, इसमें और लोग जुड़ते हैं और कई लोग जुड़ते हैं, फिर वही कंपनी बाद में बन जाती ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये सीडीएस के बच्चे आप लोग याद कर लेना। एनडीए के बच्चे नहीं याद करेंगे तब भी काम चलेगा। ये वाला पॉइंट जो 1599 वाला, ये दोनों पॉइंट तो दोनों लोगों को याद करना है। ठीक, इतना मरवत आपका हो सकता है, मतलब इतना रिलैक्सेशन आपका हो सकता है। अब आते हैं 31 दिसंबर 1600 AD, कौन सी कंपनी बनती है? तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 61 में कौन सी कंपनी का स्थापना होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द परमिशन ऑफ, इसी में और ऐड कर दीजिए, आफ्टर द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ
महारानी एलिजाबेथ की अनुमति के बाद बना। किसकी अनुमति के बाद? महारानी एलिजाबेथ की अनुमति के बाद। महारानी एलिजाबेथ की अनुमति के बाद बना। तो 31 दिसंबर 1600 में कौन सी कंपनी बनती? ईस्ट इंडिया। नाम क्यों रखा गया? थोड़ा देर धैर्य ले लो, अभी सब बता देंगे, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या था? तो जॉन कंपनी था। इसका अदर नेम, इस कंपनी का अदर नेम, इस कंपनी का अदर नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य नाम क्या था? तो जॉन कंपनी था। कौन सी कंपनी हो जाएगी बेटा? तो जॉन कंपनी हो जाएगी। कौन सी कंपनी हो जाएगी? तो जॉन कंपनी, इसी का अन्य नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? जॉन कंपनी, ठीक है। तो इसी का नाम और छोटा में क्या हो जाएगा? तो जॉन कंपनी, इसी को कहेंगे। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी। द गवर्नर एंड एक और नाम देख लेते हैं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, एक और बड़ा नाम, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ट्रेडिंग लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मतलब ईस्ट इंडीज का मतलब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडीज। तो हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज, अब यहां ध्यान रखना कि छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी, एक छोटा नाम मिलेगा, एक बड़ा नाम, ठीक। इस कंपनी में क्या होता था देख लेंगे, छोटा नाम खूब बड़ा सा जॉन कंपनी मिलेगा, खूब बड़ा नाम मिलेगा। ध्यान रखना कि अगर आपको छोटा मिलता छोटा वाला मार्क कर देना, नहीं तो खूब बड़ा मिलेगा तो बड़ा वाला नाम मार्क कर देना। तो ये कंपनी होती है, छोटा नाम होता है जॉन कंपनी, बड़ा नाम जो हो जाता है वो आपका हो जाएगा क्या? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मतलब द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दो बड़े बड़े नाम, एक छोटा नाम एक बड़ा नाम। हाँ, अब इसे ईस्ट इंडिया क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जो लंदन है, लंदन के सारे देश जो होते हैं ईस्ट की तरफ होते हैं। जितने भी कंपनियां भारत के इधर में होती हैं, मतलब लंदन के इधर में, वो सब ईस्ट में होती हैं। और इंडिया भी लंदन के कौन से हम लोग डायरेक्शन में है? तो ईस्ट के डायरेक्शन में है। तो इसीलिए इस कंपनी को कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम दिया गया कि भाई पूरब के साथ आपको व्यापार करना है। अब पूरब में खाली इंडिया नहीं था, इंडिया के साथ मलेशिया, अन्य सारे कई सारे देश होते थे, ठीक। क्लियर? तो ये हो जाता है कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जिसको आपका बेसब्री से इंतजार था वो था कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा क्या पूरा ही जानेंगे? ये महोदय जी कैप्टन हॉकिंस, तो जानते हैं कैप्टन हॉकिंस के बारे में। कैप्टन हॉकिंस देखते हैं भाई क्या क्या करते हैं महोदय जी। कैप्टन हॉकिंस
फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले प्रतिनिधि ये कौन थे? तो एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम का राजदूत केम टू इंडिया, भारत कब आया? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि। चलिए प्यारा सा आंसर देकर के बताया आप लोग। वास्को डिगामा की बात अगर हम कर लेते हैं, वास्को डिगामा, ठीक, वास्को डिगामा आपका आता है। वास्को डिगामा के बाद पुर्तगाली साम्राज्य का फाउंडर किसे कहते हैं? पुर्तगाली साम्राज्य का फाउंडर किसे कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जेम्स प्रथम का राजदूत। जेम्स प्रथम का क्या माना जाएगा बेटा? राजदूत। और भारत आया, भारत आया कब? 24 अगस्त 1608 को, 24 अगस्त 1608 को। कहां पर पहुंचेगा? तो ध्यान रखना सूरत में। आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ईयर आपको जरूर याद रखना है, ठीक। ईयर आपको गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है, ईयर तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। आपको डेट याद ना रहे कोई बात नहीं, ईयर तो आपको डालना ही डालना है, ध्यान रखिएगा। तो 24 अगस्त 1608 को कब आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी 24 अगस्त 1608 को, ठीक। कौन सी कंपनी आती है? तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अल्मीडा, 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 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंकित, शिवांगी, विशाल, शुभम, सभी का आंसर। अतुल, अमित, आफ्ताब, पिता, दीप, राणा, वासुदेव, बहुत बढ़िया। विष्णु, सौरभ, विष्णु, अंकित, राहुल, सभी का। चलिए बढ़िया आंसर सारे बच्चों का। शुभम जी, सुधीर जी। 24 अगस्त 1608 को कहां पर पहुंचेगा? तो सूरत में। ये है कैप्टन हॉकिंस महोदय जी, ये कैप्टन हॉकिंस महोदय जो भारत में आते हैं, ठीक। और बातें कर लेते हैं। उस समय मुगल किंग कौन था भाई? मुगल रूलर कौन था? तो मुगल रूलर कौन होगा? तो आप लोगों को पता 100% है, जहांगीर, ठीक। और बात कर लेते हैं, इसे टाइटल क्या दिया गया था? इसे टाइटल दिया गया था इंग्लिश खान, मतलब उपाधि क्या दिया गया था? इंग्लिश खान, इंग्लिश खान। और 400 का मनसबदार बनाया गया था, 400 का मनसबदार बनाया गया था, 400 का मनसबदार। ये दोनों कौन देता है? तो जहांगीर के द्वारा। ये दोनों दिया गया था किसके द्वारा? तो गिवन बाय जहांगीर, जहांगीर के द्वारा दिया गया था। यह पत्र अकबर के नाम से लाता है, अकबर के नाम से लाता है। इसके जहाज का नाम क्या था? तो इसके शिप का नाम क्या था? तो इसके जहाज का नाम क्या था? तो दो नाम मिलता है, एक मिलता है हेक्टर, हेक्टर नहीं मिलने पर रेड ड्रैगन मार करोगे, ठीक। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? हेक्टर। इसकी जहाज का नाम था हेक्टर, हेक्टर नहीं मिलेगा तो रेड ड्रैगन नाम मार करोगे। हाँ, किसको मिला था टाइटल? क्या पढ़ रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हो बताओ? ये किसके बारे में पढ़ रहे हो आप? ठीक है, सुमित किसको पढ़ रहे हो? कैप्टन हॉकिंस पढ़ रहे हो, तो कैप्टन हॉकिंस को मिलेगा, ठीक है।
कंपनी व्यापार के लिए बेटा, कंपनी व्यापार के लिए। मुगल रूलर कौन था? जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। 24 अगस्त 1608 को आया था। कहां पर? तो सूरत में। ठीक। और उस समय मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था मुगल शासक। उपाधि क्या थी? इंग्लिश खान का 400 का मनसबदार। किसके द्वारा दिया गया? जहांगीर के द्वारा। यह पत्र किसके? अकबर के नाम से लाता है। इसके जहाज का नाम क्या था? हेक्टर या रेड ड्रैगन। ठीक है, हेक्टर या रेड ड्रैगन, क्योंकि उस समय जो इसकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, अरे मतलब अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक। चलिए इसके बाद और हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज जानता था, ये कौन कौन सी भाषा जानता था, मतलब भाषा का नॉलेज, भाषा का ज्ञान। इसको कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? तो ध्यान रखिएगा। इसे आता था क्या? पर्शियन, मतलब क्या हो जाएगा? फारसी। इसे आएगा क्या? टर्की, टर्किश, यानी क्या? तुर्की। इसे आता था क्या? तो इंग्लिश, तो 100% आएगा। अंग्रेजी। इसे आता था क्या? तो लैटिन वर्ड जानता था। लैटिन में दो आता है, स्पेनिश और पोर्चुगीज, दोनों आता है। जर्मन भी आता था। इसे कई सारी भाषाओं का नॉलेज इसके पास था। ठीक। पर्शियन, इंग्लिश, टर्की, और बात कर लेते हैं इसके अलावा। तो लैंग्वेज जिसे आता था जर्मन, जर्मन भाषा भी जानता था, एटसेट्रा कर लो, बहुत सारी भाषाओं का जानता था। तो 24 अगस्त 1608 में हाँ बिल्कुल, लैटिन भी जाने का, स्पेनिश वगैरह सब कई भाषा जानता था, कई देशों की घूम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। ठीक। तो ये सारी भाषाएं जानता था। सूरत गुजरात में है। सूरत कहाँ है यही नहीं पता? सूरत गुजरात में है यार, ये भी नहीं मालूम है, कैसे काम चलेगा? मैपिंग करते हो कि नहीं करते हो? ज्योग्राफी में मैपिंग चल रही है, मैपिंग करोगे तो सारा गुजरात वगैरह सब जान जाओगे। हिंदी नहीं आती थी इसको। ठीक, अब नहीं आती थी तो हिंदी कैसे लिख दें बताओ? चलिए, अल्मीडा अल्मीडा अल्मीडा, वेरी गुड। तो कौन हो जाएगा? तो आपका कैप्टन हॉकिंस। अब कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? थॉमस रो के बारे में जानेंगे, और इनके बारे में और सारी बातें हम लोग जानेंगे। पहला कारखाना ये लोग कहाँ लगाते हैं, काल कोठरी की घटना कैसी थी, और ब्रिटिश एक्सपेंशन पे प्रॉपर आपका आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए पहले, कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो किसी के मन में। सक्षम ब्लॉक हो जाओगे, इस तरह की लैंग्वेज आपस में प्रयोग ना करो। लायक था ना लायक था बात की बात है। ठीक है बेटा, चलिए उसको सही शब्दों में प्रयोग कर सकते हो कि ये ठीक था कि नहीं था सर। सर रिवीजन का टॉपिक, अभी सारा रिवीजन करना, अभी सारा पढ़ना है, बहुत दिन है एग्जाम में, आराम से पढ़ो, अभी कोई रिवीजन नहीं, अभी सारा रिवाइज करो। पता चलेगा, 2 शब्द बता देंगे फिर वही पढ़ोगे, बाकी चीजें नहीं पढ़ोगे। चलिए आप लोगों को भी थैंक यू। मनसबदार क्या होता है? कमलेश जी, मनसबदार आप मुगल वाला चैप्टर उठा के देख लीजिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, वहां पर सारा मिल जाएगा। सर इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में आते हैं। आपके पढ़ाने के बाद डाउट ही नहीं रहता है। चलिए अच्छी बात है। पहले थियरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस की बात बाद में करते हैं, पहले थियरी तो कंप्लीट करें। कुछ नहीं, आप पढ़ाते मस्त हो। चलिए धन्यवाद, तो मिलते हैं कल।